क्लास 6 लेसन 1 सब्जेक्ट साइंस थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास की वस्तुएं। इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट दिया है चैप्टर के बारे में, किन चीज़ों पर हमको अध्ययन करना है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल है। सबसे पहले उस डिटेल को देखेंगे। फर्स्ट जो हेडिंग है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, सजीव वस्तुएं। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं के क्या गुण होते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच हम अंतर के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी सी ए वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं। वी सी ए नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बहुत ही अधिक संख्या में ह्यूमन बींग्स, पौधे और जानवरों को देखते हैं। वी आल्सो सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, बाइक्स एटसेट्रा। हम अलग अलग प्रकार के कार और बाइक भी, मोटरसाइकिल भी देखते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। दे डिफर इन कलर, साइज, शेप एटसेट्रा। वे आपस में रंगों के कारण, आकृति के कारण और आकार के कारण अलग अलग होती हैं। दे मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज आल्सो, और उसके अलग अलग गुण भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिवाइड ऑल द थिंग्स इनटू टू ग्रुप्स, नेमली लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसी आधार पर उनके जो प्रमुख गुण है, इस आधार पर हम उनको दो समूहों में बांट सकते हैं। ये दो समूह, एक सजीव वस्तुएं और एक निर्जीव वस्तुएं। इन दो समूहों में हम उसको बांट सकते हैं, जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास दिखाई देती हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में हम जानेंगे। The things that have life in them are called living things. वैसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे, जीव जंतु, जानवर और मनुष्य, ये सभी सजीव वस्तुएं हैं। There is no place on the earth where living things do not exist. पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सजीव वस्तुएं न हो। Scientists have discovered that tiny living organisms exist even in the opening of volcanoes. वैज्ञानिकों ने छोटे से छोटे सजीव जीव जंतुओं की खोज की है जो कि ज्वालामुखी के फटने के या खुलने के साथ में प्राप्त होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे पृथ्वी पर सजीव वस्तुएं पाई जाती हैं। हमने देखा कि सजीव वस्तुएं हमारे पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पे
पाई जाती हैं। अब यहाँ पे फास्ट्रेक है, उस पर ध्यान देंगे। देयर आर approximately 10 million species of living things on earth, including human beings. लगभग 10 मिलियंस की प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं जो कि सजीव हैं। उसमें ह्यूमन बींग्स भी एक जाति है जो कि पृथ्वी पर सजीव के रूप में पाई जाती है। अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे वुड, पेपर, सन, मून, स्टोन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। लकड़ी, कागज, सूर्य, चंद्रमा, पत्थर इत्यादि निर्जीव वस्तुएं हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर आइदर नेचुरल और मैन मेड। निर्जीव वस्तुएं या तो प्राकृतिक हो सकती हैं या फिर मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम हो सकती हैं। स्टोन्स, वुड, सन, मून etc. आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। पत्थर, लकड़ी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं हैं। ऑन द अदर हैंड, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर etc. आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। और दूसरी तरफ कांच, प्लास्टिक, कागज इत्यादि मानव निर्मित निर्जीव वस्तुएं हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स का अर्थ होता है कि ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता, और ये दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुओं के क्या गुण होते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट विच वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनमें कुछ प्रमुख गुण होते हैं जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। दे आर एज फॉलो, वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हेडिंग, सेलुलर स्ट्रक्चर। उनकी कोशिकीय संरचना कैसी होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ए वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो एक छोटी सी इकाई से बनी होती हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं। ए ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सन 1665 में किया। ए सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ए नंबर ऑफ सेल्स। एक कोशिका से अनेक कोशिका उसमें दिखी। एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस द ऑर्गेनिज्म ग्रोज। जैसे ही कोशिका का विभाजन होता है वो एक से अधिक कोशिका में बढ़ती है तो उस जीव जंतु का विकास होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस द सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग प्रकार के जो सजीव जीव जंतु हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। उनके आकार और आकृति भी अलग अलग होती है और वे अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। यहाँ हम सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर में
Most cells are so small that they can be seen only with a microscope. बहुत सी कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि जिसे हम केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देख सकते हैं. A group of cells that performs a particular functions forms a tissue. कोशिकाओं का वह समूह जो एक प्रकार के निश्चित कार्य को करता है तो वो टिश्यू कहलाता है. ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म्स एन ऑर्गन. और टिश्यू का समूह जो कि एक निश्चित कार्य को संपादित करता है मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं. ठीक इसी प्रकार a group of organs interacting together to perform a particular life process like respiration, excretion, etc. forms an organ system. अंगों का वह समूह जो कि एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य करता है, जैसे कि जीवन को चलाने वाले क्रियाओं में श्वास लेना, उत्सर्जन करना इत्यादि. तो ये अंग मिलकर एक अंग तंत्र की, ऑर्गन सिस्टम में अंग तंत्र की रचना करते हैं. यहाँ ऊपर भी एक फास्ट ट्रैक है. फास्ट ट्रैक में दिया है द लार्जेस्ट सेल इज द यॉक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग. जो सबसे बड़ा कोशिका है, सबसे बड़ा कोशिका वो शुतुरमुर्ग का अंडा के अंदर जो पीला पदार्थ होता है, यॉक जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ी कोशिका है जिसको हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं. आगे An organism is formed from the combination of these organ systems. किसी भी जीव जंतु के शरीर का निर्माण इसी अंग तंत्र के द्वारा होता है. जब आपस में कई अंग तंत्र मिल जाते हैं तो वो एक जंतु के शरीर का निर्माण करते हैं. ऑर्गेनिज्म कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जीव जंतु या तो एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय. एन ऑर्गेनिज्म whose body consists of a single cell like amoeba is called a unicellular organism. वे जीव जंतु जिनका शरीर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जैसे कि अमीबा, तो वे एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं. Multicellular organisms are complex organisms made up of more than one cells. बहुकोशिकीय जंतु वे जटिल जंतु होते हैं जो कि एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं. Humans, plants, birds, etc. are the examples of multicellular organisms. मनुष्य, पौधे, पक्षियां इत्यादि ये सब बहुकोशिकीय जंतुओं के उदाहरण हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और किसी निश्चित कार्य को वो संपादित करती हैं तो टिश्यूज का निर्माण होता है. उसी प्रकार टिश्यूज मिल करके अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिल करके अंग तंत्र का, और अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो वे एक जीव शरीर का निर्माण करते हैं. सेकंड जो हेडिंग है फूड एंड न्यूट्रिशंस, भोजन और पोषण. किस तरह से जब
जीव सजीव होगा तो वो भोजन भी करेगा और उसका पोषण भी होगा। तो किस तरह से वो भोजन प्राप्त करता है उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा उनको भोजन से मिलती है। टू ग्रो एंड टू रिपेयर देयर वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। वृद्धि करने के लिए और उन कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए जो कि क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उन कोशिकाओं और उन टिश्यूज का निर्माण करने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जानवर अपने भोजन के लिए पौधों पर आधारित होते हैं, बट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड दिस मैड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसलिए पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए इस प्रकार का जो पोषण है वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह विधि जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। दिस फूड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट। ये भोजन पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऊतक कार्य करते हैं और वे ऊतक पौधों के अंदर मौजूद रहते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड। जो हरी वनस्पतियां नहीं हैं और जानवर, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हरी वनस्पतियों पर ही निर्भर करते हैं। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार का पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। एंड एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और जानवर और जो हरी वनस्पतियां नहीं हैं उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। अगला जो हेडिंग है ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि किस तरह से होती है? तो ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वृद्धि का अर्थ होता है जंतु के आकार का बढ़ना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो सभी वृद्धि करती हैं। We often notice that our clothes kept in the cupboard do not fit after some time. हम हमेशा यह नोटिस करते हैं कि अलमारी में रखे कुछ कपड़े कुछ समय बाद हमको हमारे में नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है? It is so because we have grown bigger in size. इसका कारण यही है कि हमारा जो आकार है वो बढ़ जाता है। As we grow, the body cell multiply fast during growth and also enlarge in size. और इस कारण जब शरीर के कोशिकाएं गुणित होती हैं तेजी से, तो हमारा आकार जो है वो बढ़ता है। ह्यूमन बींग्स ग्रो अप टू एज ऑफ 16 to 20 years. जो मनुष्य का शरीर है वो 16 से 20 वर्ष तक वृद्धि करता है। ह्यूमन बींग्स ग्रो अप टू द एज ऑफ 16 to 20 years. जो मनुष्य हैं उनमें
वृद्धि केवल 16 से 20 वर्ष तक की उम्र तक होता है। उसके बाद उनमें किसी प्रकार की वृद्धि ऊंचाई को लेकर के नहीं होती है। शरीर उनका केवल 16 से 20 वर्ष लास्ट, इसके बाद वृद्धि नहीं करता है। देयर आफ्टर देयर इज नो चेंज इन हाइट, उसके बाद उनकी ऊंचाई में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होता है। लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स आल्सो डू नॉट ग्रो आफ्टर रीचिंग ए पर्टिकुलर एज। मनुष्यों की भांति ही जानवर भी एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि नहीं करते हैं। बट प्लांट्स कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट दियर लाइफ, लेकिन पौधे पूरी उम्र वृद्धि करते रहते हैं। ए सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू ए कंप्लीट प्लांट। एक बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे वृद्धि करके वो पूरे पौधे का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मनुष्यों और जानवरों की वृद्धि है वो पौधों की वृद्धि से हटकर है। मनुष्यों और जानवरों की वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जबकि पौधों में वृद्धि जीवन भर चलती रहती है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया। एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाया जा सकता है वो इसके द्वारा हम देख सकते हैं। मूवमेंट में हम देख सकते हैं कि मोस्ट लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग। बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जो कि मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। वे अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। Human beings and animals move from place to place in search of food and water and to escape from enemies. मनुष्य की प्रजाति और जानवरों की प्रजाति एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। उसी प्रकार plants do not move their own, however they exhibit movement of their certain parts. Plants मूवमेंट नहीं कर सकता है, वो एक ही जगह स्थिर रह सकता है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो है, उसकी कुछ ब्रांचेज, उसकी शाखाएं एक जगह से दूसरी जगह हिल डुल सकती हैं, जैसे लाइक लीव्स एंड रूट्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अगर आंधी तूफान हवा बहती है तो वो अपने मूवमेंट, उनकी पत्तियां मूवमेंट कर सकती हैं, रूट्स मूवमेंट कर सकते हैं। द सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड सनलाइट एंड द रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द वाटर। सनफ्लावर नामक पौधा जो है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ अपना मुंह घुमाता है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश जाएगा, सनफ्लावर का पौधा भी उसी दिशा में रहेगा। वैसे ही जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो जमीन के अंदर वाटर की दिशा में ग्रो करती हैं। मतलब जहां उनको पानी मिलेगा वो उस दिशा में धीरे धीरे ग्रो करती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मनुष्य और जानवर जो हैं वो ग्रो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं। उनमें किसी प्रकार का भी मूवमेंट नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे आंधी तूफान आने पर पौधे की पत्तियां एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। प्लांट्स में मूवमेंट को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी जोन में। इसमें एम है
टू शो द मूवमेंट इन प्लांट्स। इसका उद्देश्य है कि पौधों में मूवमेंट को दिखना है। इसके लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए? थिंग्स नीडेड: ए पोटेड प्लांट, एक गमले के अंदर पौधा लगा हुआ होना चाहिए। डू दिस, ऐसे करना है। फर्स्ट पॉइंट है टेक द पॉटेड प्लांट एंड प्लेस इट नियर ए विंडो। एक पौधा जो कि गमले के अंदर लगा हुआ है उसको लेकर के आप उसे खिड़की के किनारे रख दीजिए। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि यू विल सी दैट इट हैज बेंट ओवर टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो उसका शाखा है वो प्रकाश की दिशा में गति करती है। दैट इज द सन, वो सूर्य है। इससे हम क्या कंक्लूजन, क्या परिणाम, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? प्लांट्स एग्जिबिट सर्टेन मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू दियर इन्वायरमेंट। अर्थात जो पौधे हैं वो उसके कुछ हिस्से हलन चलन कर सकते हैं। वो उसके पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का पर्यावरण है। अगर लाइट होगा तो लाइट की दिशा में उसका शाखा ग्रो करेगा। अगर वाटर है तो वाटर की दिशा में उसका रूट्स जो है वो मूवमेंट करेगा। इस तरह से हम प्लांट्स में मूवमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली, मतलब प्रेरणा के लिए विशेष प्रतिक्रिया। क्या होता है? व्हाट हैपेंस इफ यू एक्सीडेंटली टच ए हॉट कुकर। जब आप किसी गर्म कुकर को अचानक छूते हैं उस स्थिति में क्या होता है? यू सडनली रिमूव योर हैंड एज ए रिएक्शन। आप तुरंत ही उस कुकर से अपना हाथ खींच लेते हैं। हियर टचिंग द हॉट कुकर इज द स्टिम्यूल्स। तो जो हॉट कुकर होता है, गर्म जो कुकर जिसे आप अचानक छूते हैं, वो स्टिम्यूल्स है, मतलब वो प्रेरणा देता है। एंड रिमूविंग द हैंड इज द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिम्यूल्स। और हाथ को हटाना वो प्रतिक्रिया है जो कि वो प्रेरणा दी गई कि गर्म कुकर है, उसको आप छुएंगे तो तुरंत ही हाथ को क्या करेंगे? हटा लेंगे। ए चेंज इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which produces a change in the activities of the organism is called a stimulus। इसका प्लूरल है stimuli। The reaction of an organism to a stimulus is called a response। तो जो पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार की प्रेरणा दी जाती है कि उस प्रेरणा के प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया दें। जैसे all living beings respond to different types of stimuli like touch, हीट, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा। बहुत से सजीव वस्तुएं ऐसी हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे आप अगर उसको छूते हैं या फिर ज्यादा हीट हो जाता है, लाइट या विशेष सुगंध के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। प्लांट्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, पौधे भी प्रेरणा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मिमोसा। जब हम मिमोसा मतलब टच मी नॉट, छुई मुई के पौधों को छूते हैं, क्लोजेज और फोल्ड इट्स लीव व्हेन समवन टचेज इट, उसकी पत्तियां क्या होती हैं? वो फोल्ड हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं जब उसको कोई छूता है। हेयर टच इज द स्टिम्यूल्स एंड कर्लिंग ऑफ लिप्स इज द रिस्पॉन्स। तो टच जो है वो प्रेरणा है कि हम उसको छूने जा रहे हैं, और जो वो रिस्पॉन्स, वो प्रतिक्रिया देता है, मतलब उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तो वो प्रतिक्रिया देता है इसके बारे में। वैसे ही हम कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फ्लावर्स है, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो रात को नहीं खिलते हैं, जबकि कुछ पौधों के जो फूल हैं वो जब सूर्य उगता है उस समय खिलते हैं और
जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्य जब अस्त होता है तो वो फूल अपने आप बंद हो जाता है। मॉर्निंग ग्लोरी इज वन सच फ्लावर। इसी प्रकार का एक फूल है जिसको हम मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से जानते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी नामक फूल जो है वो सुबह खिलता है और शाम को जब सूर्यास्त होता है तो वो बंद हो जाता है। सम स्टिम्युली कम फ्रॉम इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म बॉडीज। कुछ जो प्रेरणा है वो जीव जंतुओं के शरीर के अंदर से उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी इज ए स्टिम्यूल्स दैट ऑफन काजेज अस टू यान। एग्जाम्पल के रूप में, यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमें थकान महसूस होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा शरीर को ये प्रेरणा मिलेगी कि हमको थकान हो रही है। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब किसी प्रेरणा के प्रति विशेष जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसके लिए, ये लिविंग थिंग्स के लिए ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। इसको समझना आवश्यक है कि जब हम किसी भी, जैसे छुई मुई के पौधे को जब हम टच करेंगे तो वो क्या प्रतिक्रिया देगा, उसके पत्ते जो है वो सिकुड़ जाएंगे। वैसे ही मॉर्निंग ग्लोरी नामक जो पौधा है, जब सूर्योदय होगा तो वो उगेगा, उसका फूल जो है खिलेगा, और जब सूर्यास्त होगा तो उसका फूल बंद हो जाएगा। तो ये जो क्रिया है, तो ये जो प्रतिक्रिया है वो प्रेरणा के अनुरूप दी जाती है। वैसे ही जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा शरीर हमको ये, मस्तिष्क जो है हमको ये बताएगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे हमारे शरीर को थकान महसूस होती है।